Good morning. I am Dr. Harzinder Kaur, Assistant Professor from Khalsa College of Education, Ranjit Avenue, Amritsar. Today I would like to discuss on language skills in Hindi, that is भाषा कौशल. सबसे पहले मैं बात करूंगी भाषा की कि भाषा कहते किसे हैं. भाषा शब्द की रचना संस्कृत के भाष धातु से हुई है, अर्थात व्यक्तायाम वांची, जिसका अर्थ है विचारों, भावों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखने वाले वर्णात्मक प्रतीकों की समष्टि को भाषा कहते हैं. या हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं. भाषा एक कला है और अन्य कलाओं की भांति ही इसे भी सीखा जाता है और इसके लिए अभ्यास ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम इसे सीख सकते हैं. तो अभ्यास जितना हम ज्यादा करेंगे उतनी भाषा हमारे कौशल जितने भी हैं उसमें हम दक्षता एवं निपुणता हासिल कर सकते हैं. जैसे कि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना अभ्यास करेंगे उतनी दक्षता हमें प्राप्त होगी, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो चाहे वो कोई और क्षेत्र हो. भाषा ज्ञानार्जन का सशक्त साधन है, परंतु इससे पूर्व भाषाई कौशलों का अध्ययन करना और उसमें प्रवीणता प्राप्त करना उसकी हमें ज्यादा आवश्यकता है. भाषा चाहे कोई भी हो, भाषा कौशल 4 होते हैं और ये मनोवैज्ञानिक क्रम के आधार पर ही आधारित होते हैं. सबसे पहले हम सुनते हैं जिसे हम श्रवण कौशल कहते हैं, फिर बोलते हैं जिसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं, तत्पश्चात हम पढ़ते हैं और उसे हम पठन कौशल कहते हैं और अंतोगत्वा हम लिखते हैं जो कि सबसे जटिल कौशल है, उसे हम लेखन कौशल कहते हैं. तो ये 4 कौशल ऐसे हैं जो चाहे कोई भी भाषा हो उसमें प्रयुक्त होते हैं और इन कौशलों में महारत हासिल करने के उपरांत ही कोई व्यक्ति एक अच्छा वक्ता या फिर अच्छा लेखक बन सकता है. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी श्रवण कौशल की. श्रवण कौशल जिसका संबंध कानों से है और हम जो भी बात किसी के द्वारा जब भी बोली जाती है तो सबसे पहले हम सुनते हैं. सुनने के उपरांत जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका कार्य क्या है, कोई भी ध्वनि हुई या फिर कोई भी आवाज हुई उसे वो सबसे पहले ग्रहण करता है तदुपरांत उसे वह अपने मुख द्वारा अभिव्यक्त करता है, चाहे वो संकेतों से करे चाहे इशारों से करे. तत्पश्चात उसे भाषा मिल जाती है और वो फिर भाषा के माध्यम से अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है. तो श्रवण कौशल को विकसित करने की कुछ विधियां हैं जिन्हें एक अध्यापक कक्षा में प्रयोग में लाकर उसे और विकसित कर सकता है. सर्वप्रथम बात करूंगी मैं सस्वर वाचन विधि की, जिसके अंतर्गत अध्यापक आदर्श वाचन करता है. सर्वप्रथम आदर्श वाचन को ध्यान पूर्वक बच्चे सुनते हैं, उसके बाद सस्वर वाचन करते हैं. सस्वर वाचन के अंतर्गत सब मिलकर जब बोलते हैं उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं. जब अध्यापक बोलता है तो बच्चे सुनते हैं, जितना ध्यान से वो ग्रहण करेंगे अध्यापक द्वारा कहे गए शब्दों को उतनी अच्छी तरह से वो बोल पाएंगे, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी. इसके बाद हमारी आती है विधि प्रश्नोत्तर विधि. प्रश्नोत्तर विधि भी अध्यापक जब पाठ को पढ़ा रहा होता है बीच में या फिर पाठ के उपरांत वो प्रश्न पूछेगा. पूछने से एक तो बच्चों की सक्रियता के बारे में पता चलता है कि बच्चे सक्रिय कितने हैं, कितना उनका अध्यापक द्वारा बताई गई बातों की तरफ उनका ध्यान है, तो तभी वे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे. तो ये विधि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है. इसके बाद कहानी कहना या सुनना. अब इसके अंतर्गत आपको जैसे पता ही है कि बच्चे कहानी बहुत ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्ण सुनते हैं, तो अध्यापक को चाहिए कि छोटी कक्षाओं में अपना जो मॉरल वैल्यूज जिन्हें कह देते हैं, नैतिक मूल्य पर आधारित कहानियां हैं, उन्हें बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करे, आदर्श वाचन करे. तदुपरांत बच्चों को उन्हीं कहानियों को अपने शब्दों में कहने के लिए कहे. इससे उनका जो श्रवण कौशल है, श्रवण जितना अच्छी तरह से वो सुनेंगे उतनी अच्छी तरह से ग्रहण की हुई बात को ही वो अभिव्यक्त कर पाएंगे. इसीलिए ये विधि जो है
श्रवण कौशल की बहुत ही उत्तम विधि मानी जाती है। तो अगली विधि हमारी आ जाती है श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख जिसमें कि हम जिसे अंग्रेजी में डिक्टेशन भी कहते हैं। श्रुतलेख के अंतर्गत जो अध्यापक हैं वो प्रारंभ में वर्णों का डिक्टेशन लेते हैं, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तदुपरांत शब्दों का उच्चारण करते हैं, फिर वाक्यों का, फिर चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो उनका उच्चारण करते हैं और विद्यार्थी उन्हें ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं कॉपियों पर नोट करते हैं। और जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वही अच्छा डिक्टेशन या श्रुतलेख कर पाएगा। तो यह भी एक बहुत उत्तम विधि मानी जाती है श्रवण कौशल की। इसके पश्चात हमारी विधि आती है भाषण। भाषण जो है वो बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उनके बौद्धिक एवं मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। भाषण का जो विषय है वो बहुत ज्यादा जटिल या कठिन नहीं होना चाहिए। वो बच्चों का ऐसा होना चाहिए कि वो उसे ग्रहण कर सके। भाषण सुनने के उपरांत अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को भाषण में बताई गई जरूरी बातों को अभिव्यक्त करे अपने शब्दों में। इससे जितना वो अच्छी तरह से सुनेंगे उतने ही अच्छे तरीके से उन्हें अभिव्यक्त कर पाएंगे। अगली विधि हमारी आती है वाद विवाद विधि। वाद विवाद के अंतर्गत पक्ष और विपक्ष में किसी एक विषय वस्तु को समूहों में बांटकर बच्चों को दे दिया जाता है, जिसके अंतर्गत एक विषय पर कुछ बच्चे जो हैं, एक समूह के बच्चे पक्ष में बात करते हैं और दूसरे विपक्ष में। तो पक्ष में जो बात करने वाले बच्चे हैं, अगर उनका ध्यान पूर्वक बात सुनी गई होगी तभी जो विपक्ष वाले बच्चे हैं उनका वो सही ढंग से मुकाबला कर पाएंगे, तर्क वितर्क कर पाएंगे। तो ये दोनों पक्षों की बातें हैं, ध्यान पूर्वक सुनने पर ही आती हैं। जितना ग्रहण अच्छा करेंगे उतना अच्छा हम अभिव्यक्त कर पाएंगे। अगली हम बात करेंगे कुछ एक दृश्य श्रव्य साधन ऐसे हैं जिनके माध्यम से अध्यापक बच्चों के श्रवण कौशल को और अच्छा बना सकता है। वो है ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र और कंप्यूटर। इन विधियों के माध्यम से जो अध्यापक है और ज्यादा अच्छा बच्चों का श्रवण कौशल कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो ये सारी विधियां थी हमारी श्रवण कौशल की। अब मैं आगे बढ़कर बात करूंगी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की। मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात मुख द्वारा बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करना। और इसके लिए भी कुछ विधियां हैं जो एक अध्यापक प्रयोग में लाकर कक्षा के दौरान बच्चों के इस कौशल को बहुत ज्यादा विकसित कर सकता है। बच्चे इसमें निपुणता और दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगी वार्तालाप विधि। वार्तालाप के अंतर्गत विद्यार्थियों के में अध्यापक जो हैं वो किसी उप विषय को बांट देते हैं और आपस में चर्चा की जाती है उस उप विषय पर। और इसमें अध्यापक भी सम्मिलित होते हैं और पूरी की पूरी कक्षा समूह भी सम्मिलित होता है। इसमें आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। कोई इसके पक्ष में बात करता है, कोई विपक्ष में, कोई वैसे ही साधारण चर्चा करता है। तो ये वार्तालाप जो है गहन चलती रहती है अध्यापक और छात्रों के मध्य में। अगली बात करूंगी मैं प्रश्नोत्तर विधि की। प्रश्नोत्तर विधि जैसा कि श्रवण कौशल में जितना अध्यापक बोलेगा, ध्यान पूर्वक बच्चे सुनेंगे, उतना ही अच्छा अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें भी श्रवण कौशल के लिए भी यह विधि बहुत कारगर है और अभिव्यक्ति कौशल के लिए भी बहुत कारगर है। तो जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति के लिए अध्यापक को चाहिए कि सभी बच्चों को मौका दिया जाए। ये नहीं कि कुछ ही बच्चों से पूछ लिया जाए, बाकी बच्चों को मौका ही ना मिले। तो सभी बच्चों को इसके लिए मौका मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अगली विधि है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन के अंतर्गत सभी बच्चे समूह में अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के उपरांत अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। वो एक साथ मिलकर बोलते हैं। इससे क्या है कि अगर किसी बच्चे को बीच में अगर हिचकिचाहट भी है, संकोच भी है, वो रुक रहा है, नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो दूसरे बच्चों को सुनकर ध्यानपूर्वक वो दोबारा से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। जो भी समूह में बोली जा रही बातचीत है, चाहे वो गद्यांश है चाहे पद्यांश है, उसको
सही ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। तो इससे बच्चे की जो संकोच है, हिचकिचाहट है, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। अगली विधि है भाषण विधि। भाषण के अंतर्गत, जैसे कि मैंने श्रवण कौशल के अंतर्गत बताया था, कि किसी भी विषय को लेकर अध्यापक, लेकिन वो मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों की रुचि पर आधारित होना चाहिए, भाषण दे और उसके बाद बच्चों को उन्हीं छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उन पर बोलने के लिए प्रेरित करे। तो बच्चे जितना आगे आएंगे उनकी हिचकिचाहट दूर होगी, जितना वो बोलने का प्रयत्न करेंगे उनमें जितनी भी त्रुटियां होंगी अध्यापक उसे साथ ही साथ दूर भी करता जाएगा। अगली विधि हमारी आती है वाद विवाद विधि। इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं कि अध्यापक को चाहिए कि कोई भी एक उप विषय को, जो भी तत्कालीन विषय चल रहे हैं हमारे समाज में, उन्हें बच्चों में बांट सकते हैं। इसकी छोटी छोटी प्रतियोगिताएं भी करवाई जा सकती हैं कक्षा में, और छोटी छोटी बाल सभाओं में भी करवाई जा सकती हैं। इसके अंतर्गत अध्यापक जो है बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करता है, उनमें विषय बांट देता है, और कुछ बच्चे पक्ष में बात करते हैं और कुछ विपक्ष में बात करते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी हमारा जो मौखिक अभिव्यक्ति है, बोलचाल कौशल बहुत अच्छा, इसमें हम दक्ष हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी अगली विधि आ जाती है कविता कहना या सुनना। इसके अंतर्गत जो अध्यापक है वो आदर्श वाचन करते हैं कविता का। इसमें गद्यांश के भी भाग हो सकता है, पद्यांश के साथ साथ। आदर्श वाचन के उपरांत बच्चों को छोटे छोटे गद्यांशों को, छोटे छोटे पैराज को अध्यापक फिर बच्चों से बुलवाता है। इससे उनका अभ्यास होता है, और साथ में जो जो त्रुटियां करता है बोलने में, उच्चारण में जो बच्चे गलतियां करते हैं, छोटी छोटी मात्राओं की गलतियां करते हैं या वर्णों की गलतियां करते हैं, तो जो अध्यापक है वो साथ ही साथ उसे भी दूर करता जाता है। इस तरह से हमारी अगली विधि है चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि के अंतर्गत अध्यापक जो है बच्चों में चित्र विभाजित कर देता है, चाहे एक चित्र भी हो सकता है या समूहों में बच्चों को बांटकर अलग अलग चित्र भी विभाजित कर सकता है। उन चित्रों को देखकर अध्यापक बच्चों को प्रेरित करता है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा शब्द, जितने ज्यादा से ज्यादा वाक्य वे बना सकते हैं, उन्हें वो प्रस्तुत करें संपूर्ण कक्षा के समक्ष। इस तरह से अगली आ जाती है हमारी विधि नाटक मंचन। नाटक मंचन, जैसे कि आपको पता है, सभी बहुत रुचि लेते हैं उसमें, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, सभी इसमें बहुत रुचि लेते हैं। इसमें अध्यापक जो हमारा विषय वस्तु है उससे संबंधित बच्चों को रोल है, जो उनके अभिनय है, वो अलग अलग विद्यार्थियों में बांट देता है। तत्पश्चात बच्चे जैसे जैसे उनकी बारी आती है वैसे वैसे वो अभिनय करते हैं, साथ ही साथ अपने जो डायलॉग्स हैं, उनके रोल में उन्हें जो संवाद दिया जाता है, डायलॉग्स दिए जाते हैं, उन्हें साथ साथ में बोलते हैं, और इससे उनकी जो है अभिव्यक्ति कौशल काफी अच्छा हो जाता है। तो ये सारी की सारी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित विधियां थी, जिससे कि एक अध्यापक है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदद करके, उसको सहायता करके, उसके जो बोलचाल कौशल हैं उसमें उसको निपुणता एवं दक्षता प्रदान करने में प्रेरित करता है। इस तरह से ये दोनों जो श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल था, ये हमारे प्रधान कौशलों में आते हैं। अब करेंगे बात कौन कौशलों की, जिसके अंतर्गत पठन कौशल एवं लेखन कौशल आता है। अब पठन कौशल के अंतर्गत आता है कि बच्चे जो है कोई भी चीज, लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं। इसमें दो प्रकार हैं। सर्वप्रथम सस्वर वाचन है, दूसरा मौन वाचन है। सस्वर वाचन के अंतर्गत सभी बच्चे समूह में बोलते हैं जो भी उन्हें विषय बताया जाता है, वो गद्य भी हो सकता है, पद्य भी, छोटी छोटी कविताएं भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। दूसरा है मौन वाचन। मौन वाचन के अंतर्गत बच्चे चुप करके गहन अध्ययन करते हैं, जिसे हम सेल्फ स्टडी भी कह देते हैं। इस तरह से ये इसके दो प्रकार थे। अब बात करते हैं विधियों की, कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनको अपनाकर एक अध्यापक पठन कौशल में बच्चों को निपुण बना सकता है। सर्वप्रथम बात करूंगी मैं
वर्ण विधि। वर्ण विधि छोटी कक्षाओं में सबसे पहले स्वर और व्यंजन के बारे में ही बच्चों को सिखाया जाता है। उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है। अध्यापक सर्वप्रथम आदर्श वाचन करता है। उसके बाद बच्चों को पुस्तक की सहायता से उन वर्णों को उच्चारित करने के लिए प्रेरित करता है, तो बच्चे देखकर उसे पढ़ते हैं। इस तरह से वर्णों के बाद आ जाती है शब्द विधि। शब्दों में वर्णों के उपरांत शब्द की कड़ी आती है। शब्द के बाद वाक्य बनते हैं, तो तीसरी विधि हमारी वाक्य विधि है। और चौथी विधि हमारी आ जाती है कविता विधि। इसके अंतर्गत कविता, संपूर्ण कविता की बात की जाती है। बच्चों को आदर्श वाचन के उपरांत सारी कविता, चाहे उन्हें पद्यांश में बांटकर अध्यापक पढ़ाए या फिर सारी की सारी कविता गायन करने के लिए बच्चों को प्रेरित करे, इस ढंग से पठन कौशल को विकसित और सुधारा जा सकता है। और जितनी भी त्रुटियां विद्यार्थी साथ साथ में कर रहे हैं, अध्यापक उन्हें भी दूर करते जाता है। अंतिम कौशल जो है हमारा, वो है लेखन कौशल, जिसे कि बहुत ही जटिल माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 विधियां आती हैं जिससे कि हम अपने लेखन कौशल को और ज्यादा निखार सकते हैं, सुधार सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है सुलेख। सुलेख विधि के अंतर्गत, जिसे कि हम हैंडराइटिंग भी कह देते हैं, बच्चों को सुलेख करना सिखाया जाता है, अर्थात सुंदर लेखन। जितना सुंदर लिखेंगे, प्रारंभिक आधार लेखन का यही है कि हमारी हैंडराइटिंग, हमारा लेख कितना सुंदर है। उसके लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। अध्यापक हाथ पकड़कर भी बच्चों को सिखाता है, बार बार दोहराते हैं, जिससे कि उनकी जो हैंडराइटिंग है, उसका जो लेख है, वो बहुत सुंदर हो सके। दूसरी विधि आती है अनुलेख। अनुलेख, जैसे कि आप सभी को पता है, बच्चे चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे भाषा बोलनी है तब भी सुनेंगे, फिर उसकी नकल करके उसे अभिव्यक्त करते हैं। लेखन में भी यही चीज है कि पहले जो अध्यापक द्वारा आदर्श लेखन होता है वो किया जाता है, तदुपरांत बच्चे उसे देखकर नकल उतारते हैं और अपने लेख को सुंदर बनाते हैं। अंत में जो विधि है वो आ जाती है श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख के अंतर्गत डिक्टेशन, जो कि मैंने पहले भी श्रवण कौशल और अभिव्यक्ति कौशल में बात की थी। डिक्टेशन के अंतर्गत जो अध्यापक है वो बच्चों को वर्णों का, वाक्यों, शब्दों का मौखिक उच्चारण करता है और बच्चे उन्हें ध्यानपूर्वक सुन के लिखते हैं। इससे उनके जो लेखन कौशल है उसमें वो निपुण हो जाते थे। तो ये सारी हमारी विधियां थी भाषाई कौशल से संबंधित। ये सारी विधियों का जब हम सही ढंग से अभ्यास करते हैं, अध्यापक सही ढंग से प्रेरित करता है, तो हम इन सभी विधियों को अपनाते हुए, प्रयास करते हुए भाषाई कौशल में दक्षता एवं निपुणता हासिल करते हैं और हम एक अच्छे वक्ता और लेखक बन सकते हैं। धन्यवाद।